नया दिन है, नई बात करेंगे, कर हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। जी हाँ, एक नई शुरुआत, प्रहार सीरीज, अब वर्दी दूर नहीं। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेज में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रहार सीरीज। जैसा कि आपको बोला गया था 25 फरवरी को एक नया दिन होगा, एक शुभ दिन होगा, आपके लिए एक शुभ अवसर होगा कि हम प्रहार करेंगे और वर्दी को अपना बनाएंगे। तो अपना जो पहला चैप्टर है हम उसी की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी समय गवाए। जो पहला चैप्टर है वह नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। किसके बारे में बात करेंगे? संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में अपन क्या क्या बात करेंगे? इस पार्ट में जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तब भी आपको बात की थी कि इसमें अपन जनरली संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, उनके क्या क्या प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे उन पे सवाल आते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है, जो पहली जो संख्या मैं लिखना चाहूंगा वो है सम संख्या। क्या बात करूंगा? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? आपने संख्याएं सुनी होगी, है ना? उसमें जो पहली संख्या जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है सम संख्या। ऐसी संख्या है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। कैसे? देखो, जैसे 2, 4, 6, है ना, 8, 10, 12 ऐसे चलती जाएगी, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, है ना। अब देखो, बहुत बड़ी संख्या आ गई तो आप कैसे पता लगाओगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक संख्या देके पूछ ले कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखो क्या करना है। जैसे मान लो ये रखी हुई है, तो अब इसका कैसे पता लगाओगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है? तो इसका पता लगाने के लिए आप सबसे लास्ट वाला नंबर चेक करोगे। क्या चेक करोगे? सबसे लास्ट वाला नंबर चेक करोगे। अगर सबसे लास्ट वाला नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या। अब इसका लास्ट वाला नंबर देखो, क्या है? 8 है। क्या है? 8। तो क्या ये सम संख्या होगी? आप कहोगे जी हां, सम संख्या होगी। अब चलते हैं इसी की अगली बहन पे। उसका नाम क्या है? विषम संख्या। ये सम थी तो विषम संख्या। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विषम मतलब ये सम थी, ये विषम है, मतलब ये इसका उल्टा होगी। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाता हो, है ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब पूरा पूरा भाग कैसे नहीं जाता? जैसे ये लोगों 5 देखो, 5 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 4 आएगा, पीछे कितना बचा? 1। क्या 1 में 2 का भाग जाता है? नहीं। इसके आगे कोई संख्या भी नहीं है तो नीचे भी नहीं बता सकते। तो अपने पास जो शेषफल बचा वो क्या बचा? 1 बच गया। शेषफल क्या बच गया? 1। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो ऐसी जितनी भी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलती रहती है ना। अब देखो, वही बात मैं करना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ी संख्या दे दी और आपको पहचान है कि सम है कि विषम है, कैसे बताओगे? तो देखो, जैसे मान लो ये है ना। अब आपको पहचानना होगा ये सम है कि विषम है, तो कैसे क्या करोगे? वही तरीका, सबसे लास्ट वाला नंबर चेक करो। क्या चेक करो? सबसे लास्ट वाला नंबर देखो। अब देखो, लास्ट वाला नंबर यदि आपको 1, 3, 5, 7 या 9 मिले तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? विषम संख्या है। क्या बोलोगे? ये क्या है? विषम संख्या। तो इसमें सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? 1। तो ये क्या हो गई? विषम संख्या। क्या हो गई? विषम संख्या। अभी
आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट इट डाउन कर दो। और बाकी मैं वैसे तो नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी साथ साथ ये भी लिखना हो तो आप एक पेन को भी लेके बैठे और इसको लिखते रहे। मेरा ये मानना है कि जो वीडियो के साथ में लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। बाद में नोट्स तो वैसे भी मैं दूंगा ही, और नोट्स भी जो है वो दोनों तरफ से मिलेंगे, यानी जो प्रिंटेड नोट्स है वो भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे, और ये वाला जो बोर्ड का जो ऐसे फोटो खींच के जो पीडीएफ बना के ये भी मिलेंगे। जो बोर्ड वाले नोट्स ये भी मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो भाई, अब क्या बात आगे बात करने से पहले, अगली संख्या पे चलने से पहले मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अंक होते हैं अपने पास वो कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। ये कितने अंक हो गए? 10। अगर आपको इन 10 अंकों के बारे में जानकारी है, अगर आपको इन 10 अंकों के बारे में जानकारी है तो आप लिख के लीजिए कि आप आर्मी जीडी की मैथ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको इतने 10 अंकों के बारे में अगर पता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ सीख सकते हो, है ना। अब मैं आगे चलता हूं तो सबसे पहले जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा प्राकृत संख्या पे। अभी तक 2 संख्या पढ़ ली, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। और ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं विषम संख्या। इंग्लिश में सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, और जो विषम संख्या होती है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब जो अपनी अगली संख्या है वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखो, आपको शब्द प्राकृत दिख रहा है, प्राकृत देख के आपको क्या पता चल रहा है? प्रकृति। क्या याद रखो? प्रकृति। अब देखो, प्रकृति में अगर याद रखता हूं तो प्रकृति में आपके आसपास कोई चीज है तो उसको आप गिनना कहां से स्टार्ट करोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में कितनी पेन है या फिर आपके आसपास में कितने घर है तो आप क्या करोगे? गिनना शुरू करोगे। और जो गिनती अपन शुरू करते हैं वो कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। क्या आप 0 से गिनना शुरू करोगे कि ये 0 पेन, ये 1 पेन, ये दूसरी पेन, ये तीसरी पेन, ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? आप कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें होती है उसको कहां से शुरू किया जाता है? गिनना शुरू कहां से किया जाता है? 1 से कहां से शुरू किया जाता है? 1 से, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाती है। ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये किसका निशान है? अनंत का निशान है। किसका निशान है? अनंत का निशान है। तो अगर मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूं तो उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, है ना। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? यही याद रखोगे, प्राकृत का मतलब ये प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति में चीजें कहां से गिनना शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। चलिए, ये बात तो आपकी क्लियर। अब चलते हैं आगे, है ना। अब देखो, प्राकृत संख्या आपको कुछ अधूरी सी लग रही है ना, क्योंकि हमारे आर्यभट्ट जी पहले नहीं आए थे, आर्यभट्ट जी बाद में आए और बाद में उन्होंने संख्याओं को क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया, यानी कि कंप्लीट कर दिया। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब देखो, पूर्ण संख्या क्या हुई? इन संख्याओं में कमी क्या लग रही थी आपको? 0 की कमी लग रही थी। तो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। शुरुआत तो 0 से हो रही है लेकिन लास्ट आप नहीं बता सकती कहां तक जाती है। गिनती का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो अब तक अपन ने क्या कितनी संख्या पढ़ ली? 4 संख्याएं। पहली जो पढ़ी वो सम संख्या, यानी कि जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो उसे बोलते हैं सम संख्या। और फिर बोला 2 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे बोलते हैं विषम संख्या। और
फिर पढ़ी प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, और फिर पढ़ी पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। अब एक और बात ध्यान रखना कि जो सम संख्या और विषम संख्या होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। इसीलिए सम संख्या 2 से शुरू होती है और विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ना कि जो सम संख्या वो 0 से बिल्कुल नहीं शुरू होती है। 0 ना तो सम है ना विषम है। जो सम और विषम की बात होती है वो प्राकृत संख्याओं में होती है, ना कि पूर्ण संख्याओं में होते हैं। तो चलिए अगली कड़ी में अपन बात करें तो अगली जो संख्याओं की मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा भाज्य संख्या। क्या बोल रहा हूं मैं? भाज्य संख्या। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। है ना। अब भाज्य संख्या की बात सुनो, इसी के साथ साथ मैं अगली संख्या जो है वो अभाज्य संख्या की बात कर लेता हूं। अब हालांकि मैंने अभी तो आपको गुणज और गुणनफल नहीं बताए हैं, लेकिन अभी अगला जो चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे, जो एलसीएम एचसीएफ आएगा लसब और मसब, उसमें भी बात करेंगे गुणज और गुणनफल की। लेकिन फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनफल हो। कितने गुणनफल हो? 2 ही गुणनफल हो, सिर्फ 2 हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से अधिक गुणनफल हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब सर ये गुणनफल क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बात करूं कि 6, क्या बात कर रहा हूं मैं? 6 बात, अगर आप मान लो 6, तो 6 में किस किस का भाग जाता है? 6 में आप कहोगे सर 1 का भाग जाता है। और किसका भाग जाता है? सर आप कहोगे सर 2 का भी भाग जाता है। और किसका भाग जाता है? तो आप कहोगे कि 3 का भी भाग जाता है। तो जो 6 है उसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 6 का खुद का भी भाग जाता है। तो ये सब क्या है? 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं 6, 1 2 3 और 6, ये क्या है? ये 6 के गुणनफल है। क्या है? 6 के गुणनफल। और गुणज की बात करूं तो 6 का पहाड़ा वो देखो, 6 12 है ना, फिर 18, ऐसे करके जो 6 का पहाड़ा जो होते हैं, जो 6 के गुणा में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। और जिसमें ऐसी संख्या है जिसका भाग 6 में जाता है उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। आगे देखो, अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या की, है ना, तो मैंने क्या बोला? ऐसी संख्या है जिसके गुणनफल जो है वो 2 से अधिक हो। तो लिख दो भाई, ऐसी संख्याएं जैसे उदाहरण दूं आपको, क्या? बिल्कुल देखो 4 में देखो 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, तो कितने गुणनफल होगा? 3। तो 2 से अधिक है तो 4। तो सब, एक और बात, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। यहीं से ध्यान रख लो, 4। फिर 5 में सिर्फ 5 का और 1 का भाग जाता है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करते करते कई भाज्य संख्या होती है। अब जस्ट अभाज्य संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 ही गुणनफल हो, सिर्फ 2 गुणनफल हो, है ना। अब देखो ये गुणनफल वाली कहानी क्यों लाया मैं? आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा कि जो भाज्य संख्या होती है इसमें ऐसी संख्या है जिसमें 1 और खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता हो तो वो वैलिड करती है भाज्य संख्या के लिए। तो आपकी बात सही हो गई कि जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाता है तो वो भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या के लिए आप बोलते हो कि ऐसी संख्या है जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। लेकिन ये बात आपकी फेल कर जाती है 1 पर। कहां फेल कर जाती है? 1 पर। अगर आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग, है ना, इसमें 1 का भी भाग जाता है और इसमें खुद का भी भाग जाता है तो ये अभाज्य संख्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ जो गुणनफल है वो 1 ही है, इसलिए ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ये भाज्य संख्या है। इसीलिए जो मैं परिभाषा लिखा रहा हूं उसको मान्यता ज्यादा मिलती है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनफल हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनफल हो वो क्या कहलाती है?
अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आप देखो 2, 3, 5। अब इसमें देखो आप ये भी कह सकते हो कि इसमें 1 का भाग जाता है, लेकिन 2 का खुद का भी भाग जाता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसी ही संख्या है अभाज्य संख्या होती है। तो उस पर आप समझ रहे हो डेफिनेशन क्या फेल हो जाती है। तो 2 जो है उसमें 2 के जो गुणनफल है वो 1 है या 2 खुद है। तो कितने गुणनफल है? 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है ना। 3 के भी 1 और 3, 5 का भी 1 और 5, तो ऐसे करके जो संख्या होती है वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप वीडियो को पॉज कर ले या इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको राइट डाउन कर ले, लिख ले। तो आइए भाई अगली संख्या पे बात करते हैं। तो अगली जो अपनी संख्या है ना, अभी तो अपने क्या बात कर ली? सम संख्या के बारे में बात कर ली, विषम संख्या के बारे में बात कर ली, प्राकृत संख्या के बारे में बात कर ली, है ना, पूर्ण संख्या के बारे में बात कर ली, भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बात कर ली। अब जो अपनी अगली संख्या है वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? पूर्ण अंक। तो सारे अंक पूरे हो गए, इसके बाद कोई अंक बचा ही नहीं, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या? तो देखो जैसे अभी तक आपको फिर देखो जैसे पूर्ण संख्या में जाने के बाद आपको क्या कमी लगी कि सर पूर्ण तो आपने बोल दिया, पूरे हुए कहां? वो तो 0 वाला पूरे हुए। तो जो कमी रह गई थी माइनस वाली, नेगेटिव वाली, वो इसमें पूरी हो जाएगी। तो जो माइनस अनंत से लेकर और फिर प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं उसमें, है ना। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या है। तो आप देख लो आप क्या लिखोगे आप इसको। अब आप इसमें देखो जो ये वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, सॉरी ऋणात्मक संख्या है। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या है। ऋण का मतलब क्या होता है अपने इधर? कर्ज। क्या होता है? कर्ज, है ना। देखो आप इनके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब ये क्या है? वो डूबे हुए बेचारे, कर्ज में डूब उड़ा है, सीधे ऋण लियोड़ है। ऋण लियोड़ मतलब ऋणात्मक संख्या है ना। अब ये तो प्लस वाला है, ये तो प्लस वाले है ना, तो ये तो सीधे ही पॉजिटिव है। तो ये धनात्मक, ये धन गणो है, सीधे धनात्मक। समझे बात को? तो मैं क्या बोलूं आपको कि जो इनका धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का जो ग्रुप है, जो सेट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। तो मैं लिखता हूं धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, किसको? समूह को, ग्रुप को जो क्या बोलते हैं? समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि पूर्णांक संख्या आपने क्या देखा होगा कि पूर्णांक संख्या है तो इसमें अंक पूरे पूरे है, कोई ऐसा अंक नहीं है जो आधा है, अधूरा है, पॉइंटों वाला है। तो वो सब किसमें आता है? पूर्णांक में। अंक मतलब पूरे पूरे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब एक और बात ध्यान रखने की, अब आप क्या देखते हो जैसे 30 जो है वो 20 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 20 से बड़ा है ना। ये तो किस कब बात हो रही है? जब पॉजिटिव की बात हो रही है, जब धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें 30 बड़ा है लेकिन 20। अब देखो समय सबका आता है, समय बड़ा बलवान। अब यही जब दोनों कर्ज में डूब जाते हैं तो देखो -30 और -20। एक आदमी है जो को 30 रुपया उधार ले बैठो है और एक आदमी को 20 रुपया उधार ले बैठो है। घणो कर्ज के मत है? 30 वाले मत है। 30 वाले पे है कि नहीं? ज्यादा ऋण किस पे होगा? 30 वाले पे। और कम किस पे होगा? 20 वाले पे। तो इन दोनों में से अगर पूछो अमीर कौन है, आप क्या बोलोगे? जिसपे कर्ज कम है वो क्या है? अमीर। तो -30 और -20 में बड़ा कौन है? -20। आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है जो संख्याएं पॉजिटिव में जितनी बड़ी होती है ना, यानी कि जो धनात्मक के टाइम जितनी बड़ी होती है, ऋणात्मक में जाने के बाद उतनी ही छोटी हो जाती है। समय सबका आता है भाई, हर कुत्ते का दिन आता है। तो ये तो संख्या है फिर भी, है ना। चलो अब जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या।
अब परिमेय संख्या क्या है? अतः जो पूर्णांक होता है इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और इससे पहले जो अपन ने भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करी तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या का परिभाषा कैसे लगते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अच्छा, P बटा Q क्या है? ये भिन्न है। देखो ऊपर P है, नीचे Q आया तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ऐसी संख्या जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से? यही, चाहे प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसी जो संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो 3/5 है कि नहीं है? 3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि ऊपर देखो 3 क्या आया है? P की जगह 3 आया ना। ऐसा तो नहीं है कि एबीसीडी लिखनी है, बिल्कुल नहीं। अपने संख्याओं की बात हो रही है। 3 ऊपर आया, नीचे क्या आया? 5 आया। तो P की जगह 3 आया, 5 नीचे आया। तो ये देखो, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल 3 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। वैसे ही देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने पॉजिटिव नंबर ले, तेरा मन रखते हैं -3 और 5 ले लेते हैं। तो क्या हुआ? ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। क्या Q जीरो है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे 3 और 5 ही ले रहे हो और कोई नंबर नहीं है। ले भाई 15/17 ले लेते हैं। इस बार नीचे वाले को नहीं माइनस कर देते हैं। तो क्या हुआ? 15/17, P की जगह 15 आया। 15 भी पूर्णांक है, 17 भी क्या है? पूर्णांक है। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब मैं आपको पूछूं कि 4.5 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अपन पॉइंट को हटाकर अपन नीचे भी 10 भी लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट वाली संख्या को अपन भिन्न में बदल सकते हैं। ये किसमें सीखेंगे? भिन्न वाले पार्ट में पर सीखेंगे। तो जब अपन इसको भिन्न में लिख सकते हैं तो इसमें देखो 45/10 बन गया, ये पॉइंट उठ गया। तो 45/10, 45 भी क्या है? पूर्णांक। 10 भी क्या है? पूर्णांक। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि 2, 3 क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? अगर मैं आपको 2/1 लिखूं या 3/1 लिखूं, कोई समस्या है क्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप 2/3 और 1/3 भी, सॉरी 3/1 भी लिख सकते हो। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो भी परिमेय संख्या है ना। और अगर मैं बात करूं क्या जीरो परिमेय संख्या है? बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या है। 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या आप 1/0 लिख सकते हो? क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये अमान्य होगी, यानी कि इसका कोई मान नहीं होगा। अगर बट्टा में 0 आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। इस वजह से जो परिमेय संख्या होती है उसमें उसका परिभाषा क्या होती है कि P/Q होना चाहिए। P और Q दोनों ही है वो पूर्णांक होने चाहिए, जो लेकिन Q जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलो भाई, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या पर। किस पे? अपरिमेय संख्या पे। इससे पहले अपन ने परिमेय संख्या पर बात कर ली, अब अपरिमेय संख्या पर बात करते हैं। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता? P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। देखो परिमेय संख्या वो थी जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सकता था, है ना। अब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या, है ना।
अब लेकिन P और Q पे जो शर्तें हैं वो सेम रहेगी कि जो P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। ऐसा नहीं है कि कुछ और हो जाएंगे, P और Q तो पूर्णांक रहेंगे, है ना, तथा Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। Q जीरो होने के बाद ऐसा नहीं कि वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। Q जीरो होने का मतलब है उसका कोई निर्धारित मान ही नहीं है, अनिश्चित मान है ना। बटा में किसी के जीरो आ गया, हर में जीरो आ गया तो वो मान निर्धारित ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ना तो परिमेय होगी ना अपरिमेय। अब देखो आप अपरिमेय संख्या कैसे देखते हो, ऐसी संख्या देखो जैसे 5 पॉइंट लगा दो मैं, 3 3 2 1 0 3, मतलब चल रही है, पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं हो रही है। और दूसरी शर्त कि बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, देखो 3 3 आया, फिर 2 1 आया, फिर 0 3, ऐसे करके चलती चलती गई, रिपीट नहीं हो रही है ना। जैसे अगर ये ऐसा होता है 5.3 ऐसे चलता जाता तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि ऐसी संख्या को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर 9th में आपने देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास, लेकिन ये सब बातें अपने काम की नहीं है। अभी अपने ये नहीं पूछेगा कि इनको इस संख्या को परिमेय संख्या मतलब P बटा Q के रूप में लाओ, ऐसा नहीं पूछेगा, है ना। अभी तो अपन को ये पहचानना होगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और दूसरी बात क्या देखी होगी आपने, √2 √3, है ना, √5, ऐसी जितने भी रूट है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता, यानी कि परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता, निश्चित वर्गमूल नहीं होता, वो सब क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब ये तो थी मोटा मोटी तौर पर सारी बातें। अब देखो थोड़ा सा हल्का सा वापस चलते हैं कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा। देखो भाई, है ना, अपन ने, मैं अगर सबसे बड़ी संख्याओं की बात करूं तो संख्याओं में अपन ने पहला एक तो पढ़ा परिमेय संख्या, एक पढ़ा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या पढ़ा और अपरिमेय संख्या। अब देखो जितनी भी परिमेय संख्या है वो जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक भी सारे इसके अंदर आ गए, सारी पूर्ण संख्या भी इसी के अंदर आ गई, है ना, और सारी प्राकृत संख्याएं भी इसमें आ गई। अब जब प्राकृत की बात हो गई तो सम और विषम संख्याओं के बारे में भी बात हो गई। अब देखो मैं आपको इसको याद करवाने के लिए एक बॉक्स बना देता हूं, एक ये डब्बा है, ठीक है, इसमें एक डब्बा है, इसमें मान लो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो डब्बा है ये अपरिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या है उसमें पूर्णांक भी आते हैं, तो जितने भी पूर्णांक है वो किसके अंदर है, ये क्या है, पूर्णांक का गोला है। किसका गोला है, पूर्णांक का। ऐसा नहीं है कि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक है, लेकिन सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। अब पूर्णांकों में पूर्ण संख्याएं भी आते हैं, तो ये डब्बा किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। तो समझो एक और डब्बा मैं बना देता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये प्राकृत संख्याओं का है। किसका है, प्राकृत संख्याओं का। सर ये क्या कर रहे हो, क्यों गोले बढ़ा रहे हो, क्या डब्बे का क्या मतलब है। इस डब्बे से मैं आपको एक सीधा सवाल साधना चाहता हूं, सीधी सवाल बात में करना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछे कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, आपको क्या जवाब होगा, हाँ सर, जितनी भी प्राकृत संख्या है उनको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं। अगर बटा में मैं उनके एक डाल दूं तो वो परिमेय संख्या मैंने P बटा Q के रूप में आ जाएगी। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सही बात है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृत संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या तो नहीं है। तो याद करने का कैसे, ऐसे जो सवाल होंगे कि ये संख्या ऐसी है, ये ऐसी है, तो उसको याद करने के लिए ये डब्बा आपके लिए जरूरी है। इसमें अगर अंदर की तरफ आप जाओगे तो आपका जवाब होगा यस, यानी कि हाँ। क्या जवाब होगा, यस, हाँ। अगर अंदर की तरफ आते हो, जैसे कैसे, परिमेय संख्या पे आए, मैं पूछता हूं क्या सॉरी अंदर की तरफ आओगे तब जवाब जो होगा वो नो होगा। क्या होगा, नो। अब कैसे नो, जैसे मैं अभी पूछ लूं कि क्या सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है,
क्या सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, सारी परिमेय पूर्णांक नहीं है। और जैसे आप बाहर जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे, तो आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा? यस होगा। क्या होगा? यस। बाहर की तरफ आने पे यस, है ना, आजादी मिलती है। बाहर आ गए तब यस जवाब होगा। आप ऐसा डब्बा बनाओगे। अब देखो, क्या सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आते हैं, वो पूर्ण संख्या में नहीं आते सर। क्या पूर्ण संख्या सारी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि जीरो जो है वो छूट जाता है। लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ निकलूं, बाहर निकलूं, देखो कैसे, ये डब्बा है सबसे अंदर। अगर ये किसका माना मैंने? प्राकृत संख्या का माना। प्राकृत संख्या, क्या मैं सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है ना, सारी एक से लेकर अनंत तक वो सब की सब पूर्णांक पूर्ण में भी आती है। अगर मैं बाहर की तरफ निकलूं, एक बार फिर बाहर की तरफ निकलूं, क्या सारी पूर्ण संख्या है पूर्णांक है? बिल्कुल है, सारी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांकों में भी आती है। अब मैं बात करूं, क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय है? बिल्कुल नहीं। दोनों देखो, दोनों डब्बे अलग अलग है। आई बात समझ में? चल, अभी भी नहीं आई तो एक बार फिर से देखो कि जो सबसे बड़ा घर का बेटा है वो कौन है? परिमेय है। कौन है? परिमेय। ठीक है। उससे जो छोटा बेटा है वो कौन है? वो है पूर्णांक। कौन है? पूर्णांक, है ना। उससे छोटा बेटा करके कौन है? वो है पूर्ण संख्या। कौन है? पूर्ण संख्या। और जो सबसे छोटा है वो है कौन है? प्राकृत। कौन है भाई? प्राकृत। अब जैसे ही आप, जब भी आप अंदर की तरफ जा रहे हो, आपका जवाब होगा नो, है ना। अरे घर में जेठ है वो मई जावे जिन्हें, मतलब मनाही होती है ना, लेकिन जब छोटा होता है वो बाहर आ सकता है, वो कहीं भी आ जा सकता है। तो समझो, घर का बड़ा अंदर कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो देखो, जब भी अंदर की तरफ जाएगा तो जवाब देगा नहीं, अंदर बैठे हैं, तो उस वजह से। तो देखो वैसे ही क्या होगा, जब भी आप अंदर की तरफ जाओगे तो जवाब क्या होगा? नो। और जैसे बाहर की तरफ आओगे तो जवाब क्या होगा? यस। अभी अंदर बाहर क्यों कर रहा हूं? ऐसे सवाल आते हैं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है? तो देखो कहां है पूर्ण? पूर्ण ये रही। क्या सारी पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या है? बाहर की तरफ आए। कहां है? बाहर की तरफ आए। आप कहोगे यस। क्या बोलोगे? यस, यानी कि हाँ है। लेकिन अगर मैं अंदर की तरफ जाता, क्या सारी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या है? नहीं। आपका जवाब क्या होता? नहीं, क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? परिमेय संख्या। और सबसे छोटा बेटा कौन है? प्राकृत संख्या। तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, छोटे की तरफ जा रहा है, तो अंदर बहू बेटी होगी तो मना कर देंगे, नहीं मत आओ, है ना। तो अभी आप इसको ऐसे डायग्राम बना दो छोटे छोटे, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आइए अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। किस पे बात करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कैसे है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि परिमेय संख्या है कोई, अगर कोई परिमेय संख्या है, उसकी जोड़ या फिर बाकी किसी परिमेय संख्या में करवा दी जाए दूसरी परिमेय संख्या में, तो अपन को जो वापस रिजल्टेंट मिलेगा, जो वापस अपन को उत्तर मिलेगा, वो भी क्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब देखो कैसे, जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूं कि 2 है ना, 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। अब इसमें मैं अगर 3 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो क्या मुझे परिमेय संख्या मिली वापस? बिल्कुल मिली, है ना। इसी तरह अगर देखो, अगर मैं मानता हूं कि 7 है मेरे पास, है ना, उसमें मैं क्या माइनस कर रहा हूं? 3 माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो देखो, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया तो मुझे क्या मिला? एक वापस परिमेय संख्या मिली। दूसरी बात, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि एक अगर अपरिमेय संख्या है, उसमें आप वापस एक दूसरी अपरिमेय संख्या जोड़ दोगे, तो आपको वापस एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे मान लो √2 है,
है ना, उसमें √3 जोड़ दूं तो मुझे कोई खास जवाब नहीं मिला, √2 + √3 का, है ना। तो तो तीसरी बात मैं करूंगा वो करूंगा कि अपरिमेय है, उसमें अगर माइनस कर दी जाए अपरिमेय संख्या तो मुझे परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। कैसे, देखो अब इधर आओ। अब देखो जैसे √5 में से √3 माइनस करूं तो क्या हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो वापस अपन को वापस ये क्या मिल गई, अपरिमेय संख्या मिल गई। ये क्या मिल गई, अपरिमेय संख्या। लेकिन मैं अगर यहीं पे ऐसे बोलूं √5 में से √5 माइनस कर दो तो क्या मिला, 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। चौथी बात मैं अगर करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि अगर परिमेय संख्या का गुणा किससे हो, परिमेय संख्या से ही हो, है ना, तो अपन को परिमेय संख्या ही मिलेगी। कैसे, देखो जैसे अगर मैं 7 का गुणा 3 से करता हूं तो 7 × 21, देखो 7 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या और 21 भी परिमेय संख्या, है ना। पांचवी जो मेरी बात है, पांचवी बात मेरी क्या है, अपरिमेय संख्या का यदि अपरिमेय संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो या तो मुझे परिमेय संख्या मिल पाएगी या अपरिमेय मिल गई, दोनों में से दोनों ही मिल सकते हैं। कैसे, वो देखो इधर, अगर मैं बात करूं कि √2 का गुणा किससे करूं, √3 से, तो क्या मिल गया, √6 मिल गया। तो √6 फिर से अपन को क्या मिल गई, एक अपरिमेय संख्या मिल गई। यदि यहीं पे मैं अगर बात करूं √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणा √5 से ही करूं जो कि एक वापस अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणा करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर मैं अगली बात की बात करूं, छठी बात की बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, उसका गुणा किससे करा दिया जाए, अपरिमेय से करा दिया जाए, तो अपन को वापस क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। कैसी मिलेगी, अपरिमेय। देखो कैसे, अगर मैं मान लो 7 है, 7 का गुणा अगर √2 से कर दूं तो क्या मिलेगा, 7√2, है ना, जो वापस क्या मिल जाएगा, एक अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अपन आगे। देखो भाई 6 केस की बात कर चुके, अब 7वें केस की बात करते हैं। 7वां केस क्या कहता है कि जो परिमेय संख्या है उसका गुणा अपरिमेय से करवा दिया जाए तो अपन को वापस परिमेय संख्या मिलती है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, अभी तो सर पीछे आपने बोला कि परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा करा दिया जाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगी, तो उसके साथ भी ये भी जोड़ सकते हो वहां पे परिमेय / अपरिमेय लिख के। लेकिन मैं केस अलग लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे बोर्ड में जगह नहीं बची थी, वापस लिख रहा हूं इस केस को, है ना। इसको आप छठे के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसे, जैसे परिमेय संख्या मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, और कोई भी अपरिमेय संख्या मान लो लेट से √7 है ना, तो √7 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 मिलेगा। तो 0 तो एक परिमेय संख्या थी और √7 क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी, तो वापस मुझे क्या मिला, 0 मिला, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक केस बीच में और छूट गया, वो था 8वां केस। क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि अगर परिमेय संख्या है उसको अगर मैं अपरिमेय संख्या से जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे। तो मुझे वापस अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। अब ये कैसे मिलेगी, तो देखो भाई अगर परिमेय संख्या मान लो 7 है, प्लस मैं √2 कर दूं तो 7 + √2 ही बचेगा। मेरे पास कोई स्पेशल परिमेय संख्या नहीं आएगी, कोई निर्धारित नहीं आ पाएगा, तो √2 की वैल्यू जो होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो वही वैल्यू मिल जाएगी 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू, जो कि एक वापस आपको अपरिमेय संख्या मिल जाएगी, एक इरेशनल नंबर मिल जाएगी। तो ये कुछ 8
इंपॉर्टेंट तथ्य थे, मुख्य मुख्य तथ्य थे, तो इस पे बात कर ली। अब अपन आगे चलते हैं कि जो गणना प्रणाली होती है, कि जो इसे गिनती है वो भारतीय रूप में कैसे होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी होती है, उस पर बात करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं गणना प्रणाली पे। अब देखो गणना प्रणाली क्या होती है। गणना प्रणाली है ना, प्रणाली का मतलब गिनने के आधार जो होते हैं, है ना, गिनती अपन जो गणना करते हैं कि भाई 10,000 रुपए कि 20,000 रुपए कि 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए करोड़ रुपए, वो सब बात करने के जो तरीके होते हैं वो किसमें आते हैं, गणना में आते हैं। अपन को गणना दो टाइप की पढ़नी, एक तो भारतीय गणना प्रणाली, क्या, भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा जो अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़नी अंतरराष्ट्रीय। कैसी, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली पढ़नी है और एक पढ़नी है भारतीय गणना प्रणाली। अगर मैं भारतीय गणना प्रणाली की बात करूं तो जैसे मान लो ये कोई नंबर लिखा हुआ है ABCDE, है ना, तो अपन ऐसे गिनना स्टार्ट करते हैं कि इस तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गिनते हैं इकाई। क्या गिनते हैं, इकाई। फिर दहाई, क्या बोलते हैं, दहाई। फिर सैकड़ा, फिर हजार, हजार के बाद बोलते 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे चलता जाता है ना, आगे आगे चलता जाता है। अपन को मेनली इतना ही पढ़ना है। तो जब भी ये गिनते हैं इकाई दहाई कहां शुरू कर दे, पीछे शुरू कर दे, ऐसा नहीं आगे शुरू कर लिया, है ना। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं सॉरी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और पीछे स्टार्ट करते हैं और पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे चलते चलते जितनी संख्या होती है उतनी। अब मैं अगर अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात करूं तो उसमें भी होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतनी तक तो सेम होता है। लेकिन उसके बाद हजार 10,000 तक तो सेम होता है। फिर आ जाता है 100,000, है ना, अपना जहां लाख होता है वहां पे इनका 100,000 शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप अगर इंस्टा पे देखते हो या फिर यूट्यूब पे भी, तो सब्सक्राइबर जो होते हैं वो के में बताते हैं। के का मतलब 1000 होता है ना, कि 10K, फिर 100K तक जाता है ना, 9,999 तक, सॉरी 999 तक जाता है, के तक होता है। उसके बाद मिलियन आता है। क्या आता है, मिलियन। जब आपके 1000K हो जाते हैं तब जाके आता है मिलियन। फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। क्या आता है, बिलियन आता है। क्या आता है, बिलियन। फिर 10 मिलियन, ऐसे चलता जाता है। अब देखो, अब इसमें आपको लिखने का तरीका जानना है। कैसे जानोगे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 78 8 3 2 1, ठीक है। अब कितना लिखा हुआ देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 78 लाख 10 लाख का मतलब इन दोनों को साथ में पड़ेगी, है ना, 78 लाख। फिर अपन क्या बढ़ते हैं, इसको बढ़ा 1000 10,000, तो इन दोनों को साथ में पड़ेगी तो 58,321। अब देखो ये बात समझो, अपन क्या करते हैं, पहले 3 लेते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2 की जोड़ी में कॉमा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, 2 2 की जोड़ी में। तो अब पढ़ना आसान हो जाएगा। देखो 78 लाख 58,321, है ना। अब अगर यही बात इसमें होती, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था इसमें, ये संख्या लिखी हुई, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000 10,000 100,000,
है ना। फिर लाख नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर देखो तो फिर क्या कैसे बढ़ते, देखो फिर देखो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग वाली बात तो सेम है कि स्टार्टिंग के 3 अंक पकड़ने, वहां पर कॉमा लगाना है, फिर वापस 3 अंक पे कॉमा लगाना। अपने तो क्या है कि स्टार्टिंग में भारतीय गणना प्रणाली में क्या है, स्टार्टिंग में 3 अंक पे कॉमा लगाना, उसके बाद 2 अंक पे कॉमा लगाना, है ना। तो यहाँ पे क्या है 3 लगाते हैं, कहीं पे 2 पे लगाते हैं। तो देखो ये कितना हुआ, ये तो 429, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 213,000, और ये कितना है 573 मिलियन। तो क्या हुआ 573 मिलियन 213,429, और ये क्या है 78,58,321, है ना। तो इस तरीके से अपन ने गणना प्रणाली 2 तरीके से पढ़ ली। और क्या पढ़ा, अब तक संख्याओं के बारे में जान लिया, कौन कौन सी संख्या होती है, क्या क्या संख्याएं होती है, उन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये गणना प्रणाली के लिए भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अपन ने गणना प्रणाली की बात कर ली, तो अब मैं कुछ मानों के बारे में बात करने जा रहा हूं, कुछ स्थानीय मान और जातीय मान की बात करने जा रहा हूं। तो 2 तरह के मान होते हैं, कौन से, स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। क्या होता है, जातीय मान। अब देखो स्थानीय मान क्या होता है, किस स्थान पर आया है, क्या है, किस स्थान पर आया है उसका मान। अच्छा देखो कैसे, किस स्थान पे, क्या मतलब, क्या इकाई पे आया है, दहाई पे आया है, या सैकड़ा पे आया है, 1000 पे आया है, 10,000 पे आया है, लाख पे आया है, 10 लाख पे आया है, वो जो मान होता है वो क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। और जातीय मान क्या होता है, संख्या खुद। क्या होता है, संख्या खुद जो होती है वही क्या है, उसका जातीय मान है। क्या है, जातीय मान। कैसे, देखो जैसे मान लो 0 है तो 0, है ना, और 1 है तो 1, जो भी संख्या है वो खुद है तो उसका जातीय मान भी क्या होगा, वही होगा, है ना। जातीय मान में सिर्फ 10 अंक होते हैं, कौन से 10 अंक, 0 से लेकर 9 तक, वही 10 के 10 अंक। और स्थानीय मान में अंक तो वही होते हैं, लेकिन पीछे स्थानीय मान उसका मान बता देता है कि वो किस स्थान पे आया है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये मेरे पास संख्या है, इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने स्थान पर आया, 1000 पे आया तो 5000, कितना है इसका स्थानीय मान, 5000, है ना। अब तो आपने इकाई, दहाई कर सैकड़ा करके निकाल दिया। अब मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। स्थानीय मान निकालेगा, जैसे मान लो मेरे पास ये संख्या है 4 3 2 1 3 4 2 1, सॉरी 0 3, ऐसे ले लो, ठीक है। अब मैं बोलूंगी इसमें आपको 1 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना, 1 का स्थानीय मान बताना। तो आप क्या करोगे, 1 को पकड़ोगे, ठीक है, तो 1 को 1 लिख दोगे। अब 1 के पीछे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दोगे। तो 1 के पीछे संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 0, ये आ गया 1 का स्थानीय मान। अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख है, अपने आप 5 0 लग गए, है ना। अब आप कैसे हो गए, 1 लाख है। अब अगर मान लो इस पे आपको पूछ लेता 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 के स्थानीय मान कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। 1 तो 4 का स्थानीय मान ये होगा, जिसका स्थानीय मान क्या होगा, पीछे कितने संख्या है, 3 संख्या है तो 3 0 लगा दो, है ना। और 4 का, इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना होगा, पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो 4 के पीछे कितने 0 लगा दो, 8 लगा दो, क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। अगर इसी संख्या में, अगर मैं इसी संख्या की बात करूं और जातीय मान पूछूं, किसका, 1 का पूछूं, तो 1 का जो जातीय मान होगा वो 1 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। जातीय मान कभी नहीं बदलता, जैसे आपकी जाति नहीं बदलती, आप, है ना, आपकी जाति कभी नहीं बदलती। आप जो, आपको कोई पूछेगा आप किस जाति से हो, तो आप जिस पर्टिकुलर जाति से होते हो वो आप जाति बताते हो। जैसे आपकी जाति नहीं बदलती, वैसे ही, है ना, स्थानीय मान नहीं बदलता है। हालांकि भारत में स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपना सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरली जाति नहीं बदलती, उसी तरह जातीय मान भी नहीं बदलता, ठीक है। ये तो वही जातीय मान और स्थानीय मानों की बात। इससे पहले और गणना प्रणाली में कैसे सवाल आएंगे, और जो गणना प्रणाली में जो सवाल आएंगे वो आएंगे कि अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी,
तो अब मेरी आप बात सुन लो, जब भी आपसे पूछे कि किसी भी अंकों से बड़ी संख्या के बारे में पूछे, कितने क्या पूछे, बड़ी संख्या की, मान लो अगर आपको पूछा 3 अंकों की बड़ी संख्या, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो 3 अंक, जितने अंक है उतने 9 लगा दो। लो 3 अंक की पूछा तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। और अगर 4 अंकों की पूछे तो 4 9 लगा दो। यही अगर मैं बात करूं कि छोटी संख्या की बात करें, किसकी बात करें, छोटी संख्या की, तो क्या करोगे, तो सर आपको करना क्या है, अगर मान लो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे एक, तो 1 लगा दो, 1 लगा दो। अब देखो 4 में से 1 अंक पूरा हो गया, पीछे कितने अंक बचे, 3 अंक बचे, कितने अंक बचे, 3, तो 3 0 लगा दो। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करोगे, 1 और पीछे 5 में से 1 गया तो पीछे कितने बचे, 4, तो 4 0 लगा दो। तो ये थी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं की बात। अब आज की वीडियो में इतना ही रख पाएंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया है और पहला वीडियो इतना लंबा तो आप भी थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएगी क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो कोर्स जल्दी खींचना है ना। और अभी तो आज के में इतने सवाल है नहीं, जैसे मैं ये चैप्टर पूरा कर दूंगा है ना संख्या पद्धति, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा है ना, अगली वीडियो में साथ में कर लेंगे। थोड़ा सा बचा है टॉपिक्स, मतलब भाज्यता के नियम बच्चे हैं और ये सिखाना है कि अगर कोई अंक दिए हो उनमें से बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनानी है। बाकी तो सवाल करेंगे थोड़े से, और जो कुछ सवाल होंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो अलग से एक PDF बना के वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और अगले दिन उसके आंसर की भी डाल दूंगा, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलते रहेंगे। तो अब लगातार जुड़े रहना, हर रोज वीडियो शाम 7 बजे है ना, आज सुबह हो चुका है, अब से आपको रोज मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूर भूलना मत, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।